नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सामान्य हिंदी के इस वीडियो श्रृंखला के क्रम में आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, परिभाषा देखेंगे, संधि के प्रकार देखेंगे और पहचान कैसे की जाए इसको भी हम उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यूपी लेखपाल का जो आपका आगामी एग्जाम है उसमें ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इसके हर पार्ट को आप देखिएगा। तो ये संधि वाला पार्ट, दो वर्णों या स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं, मतलब दो वर्ण है तो उसमें स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। अगर उनका मेल हो रहा है आपस में तो मेल होगा तो दोनों ही अपनी मूल अवस्था में नहीं रह पाएंगे, दोनों में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाएगा। उसी परिवर्तन को कहा जाता है विकार। तो ऐसा जो विकार उत्पन्न होता है इसी को कहा जाता है संधि। मतलब दो वर्ण जो है उनको आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलाएंगे तो दोनों का स्वरूप वहाँ बिगड़ेगा और इससे जो चीज़ उत्पन्न होगी उसको कहेंगे विकार और इसी विकार को हम अच्छी भाषा में कहते हैं संधि। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। आप पुराने जमाने में पढ़ते होंगे कि राजाओं के बीच में संधि हो गई, अमृतसर की संधि, पुरंदर की संधि, इस तरह की संधियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, दो पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है और दोनों पक्ष इसमें आपस में कुछ न कुछ देना लेना स्वीकार करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक तरफा है। हालांकि इतिहास में बहुत सारी एक तरफा संधियाँ भी हुई हैं, लेकिन संधि का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें दोनों ही पक्ष कुछ न कुछ अपनी ओर से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब समझौता, सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही हाल यहाँ पर वर्णों का भी होता है। और फिर दोनों के मिलने से कुछ तीसरे शब्द की रचना होती है और यही जो रचना है इसको कहा जाता है संधि। या इसकी एक और परिभाषा यहाँ दी हुई है। तो उन दो पदों या उन पदों, मतलब दो या तीन की बात नहीं है, उन पदों या शब्दों का मूल स्वरूप में पृथक कर देना, ये संधि विच्छेद है। अच्छा, ये संधि विच्छेद की परिभाषा है। तो संधि विच्छेद में क्या है, जो आपने काम किया है, मतलब दो वर्णों को आपस में जोड़ा तो उनके स्वरूप में विकार उत्पन्न हुआ, जो विकार उत्पन्न हुआ उसको आपने संधि कहा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि दोनों अपनी मूल अवस्था में आ जाएं, तो बीच की जो शर्तें हैं, बीच का जो विकार है उसको खत्म कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो ये जो प्रक्रिया है मूल रूप में वो अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है संधि विच्छेद। जैसे हिम धन आलय, हिम एक मूल शब्द है, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर। अब दोनों को आपने जोड़ दिया तो न तो ये बर्फ रहा न घर बना, ये क्या हो गया, बर्फ का भंडार यानी बर्फ का घर, अर्थात एक पर्वत का नाम हो गया हिमालय। उसी प्रकार से अत्यधिक, तो अत्यधिक जो मूल शब्द है ये संधि स्वरूप है इसका। जब इसका विग्रह आप करेंगे तो इसमें दो शब्द निकल कर आएंगे, एक तो है अति और दूसरा है अधिक। मतलब अधिक तो पहले से ही था, अब उसकी भी अति हो गई तो अत्यधिक हो गया। तो ये अपने मूल शब्दों से थोड़े से भिन्न होते हैं। संधि के प्रकारों को देख लेते हैं। तो प्रकार में अब वर्णों के आधार पर अगर देखा जाए तो संधि के 3 प्रकार होते हैं और ये 3 प्रकार मुख्य हैं, इन्हें जानना आवश्यक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि को देखेंगे और स्वर संधि की भी कई सारी वैरायटी है, उनको भी देखेंगे। तो स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो स्वरों में जब विकार उत्पन्न होता है और रूप परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर जो संधि प्रयुक्त हुई थी उसको स्वर संधि कहा जाता है। जैसे विद्याधन अर्थी, यानी विद्या का अर्थन करने वाला, यानी उसका उपार्जन करने वाला व्यक्ति, तो विद्यार्थी, ये आपका क्या है, स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर आ था और यहाँ पे अ था, जो स्वर हैं आपस में वो मिल रहे हैं। ये द्या जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ आप जो देख रहे हैं अर्थी, इसमें अ का मिलाप हो रहा है, इस प्रकार से। इसके बाद सूर्यधन उदय, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अ और उ जो स्वर हैं उनका प्रयोग हो रहा है, सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार से मुनिधन इंद्र है, यहाँ छोटी ई का आपस में मेल हो रहा है। जैसे मुनि आप लिखा हुआ देख रहे हैं तो इसमें न पे छोटी की मात्रा है, मतलब छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई यहाँ पे अप्रत्यक्ष तौर पे मौजूद है। जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यहाँ किस चीज़ की मात्रा है, तो वो वर्ण असल में वहाँ पर उपस्थित होता है, जो कि स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। मूल तौर पर उच्चारण में जो महसूस होने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। स्वर के साथ जब आप स्वर उत्पन्न करते हैं मुँह से तो आपको इसका आभास होता है। तो मुनि में जो लास्ट वाला अक्षर है इसे ध्यान से देखिएगा, न पे छोटी की मात्रा है, तो ये ई है असल में यहाँ पर छिपा हुआ। और यहाँ जो इंद्र आप देख रहे हैं इसमें छोटी ई है ही है, तो दोनों का आपस में मेल हुआ तो ई और ई मिलकर ये बड़ी ई बन गया, कुछ इस प्रकार से। तो ये स्वरों का आपस में मेल होने से बनने वाली संधि है, स्वर संधि। उसी प्रकार से कवि धन ईश्वर है। अब कवि में व पे जो छोटी ई की मात्रा है तो इसको आप अलग कर लीजिए छोटी ई के रूप में, और ईश्वर में बड़ी ई साक्षात दिखाई दे रही है। तो छोटी ई बड़ी ई को मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होगी जोड़ के तौर पे, तो कवीश्वर हो जाएगा, यानी वह पे जो फाइनली मात्रा लगेगी वो बड़ी की होगी। वैसे ही महाधन ईश,
अब महाधन ईश, अब महा में लास्ट में महा यानी आ का उच्चारण हो रहा है, आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो ये स्वर है आपका। और ईश, ईश में जो शुरुआती वर्ण है आपका वो क्या है, बड़ी ई है। आ और ई का आपस में जब मेल हुआ तो ये बन गया ए, तो बना महेश। तो ऐसे इसका स्वरूप है। अब ये अलग अलग वैरायटी थी स्वर संधि की, लेकिन कॉमन हमने एक साथ यहाँ पे देखा ताकि हम स्वर संधि को समझ सके कि स्वरों का यहाँ मेल होता है। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब ये 5 प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ यण लिखा है वो यण होगा, ठीक। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि मोटे तौर पे भी आप कह सकते हैं। इसको देखिए, जब 2 स्वर वाले वर्ण जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर वो दीर्घ हो जाते हैं, मतलब सवर्ण होते हैं। ये स्वर्ण जो लिखा है ना, ये असल में सवर्ण, वर्ण एक ही होता है, बस मात्राओं का फर्क होता है। कुछ का उच्चारण हम दीर्घ करते हैं, कुछ का लघु करते हैं। लघु और दीर्घ का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप दोहा, सोरठा, चौपाई में मात्राएं गिनते हैं, छंद कौन सा है पता लगाते हैं, तो उसमें फिक्स होता है ना कि इस चरण में 13 होंगी, इस चरण में 11 होंगी, या इस चरण में 16 होंगी, ऐसे होता है। तो उसमें आप मात्राएं गिनते वक्त क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि कहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा लगी है तो वहाँ पे आप गुरु लगाते हैं। और जहाँ छोटी की मात्रा या छोटे उच्चारण हुए हैं, लघु उच्चारण हुआ है, वहाँ लघु यानी एक खड़ी डंडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये बताया गया कि 2 सवर्ण स्वर हैं, मतलब जैसे अ और आ, ठीक है। तो अ और आ जो है, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ है, अ से ही हुआ है। अ में आप एक और मात्रा लगा दीजिए, आ बन जाएगा, ठीक है। तो इनका जो मूल है वो एक ही है, लेकिन इसमें एक का उच्चारण हल्के में होता है, दूसरे का उच्चारण दबाकर दीर्घ मतलब जोर देकर किया जाता है। वैसे ही ई जब पढ़ाया जाता है ना इसे छोटी कक्षाओं में, तो उसी टोन में पढ़ाया जाता है। आज की नर्सरी और यूकेजी एलकेजी में तो उस तरह का सिस्टम ही नहीं रहा। पहले के जो मास्टर साहब लोग होते थे वो पढ़ाते थे तो उ ई मतलब जहाँ पे छोटा झुकना होता था वहाँ जल्दी से उच्चारण करते थे, और जहाँ दबाव देके बोलना होता था वहाँ ई मतलब बड़ी ई, तो बोलने से समझ में आ जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप उच्चारण सही करेंगे तो आप लिखेंगे भी सही, और इनफैक्ट व्याकरण के किसी भी सेक्टर में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए होगा बस। तो छोटी बड़ी ये हो गया। इसके बाद वैसे ही छोटा वो बड़ा वो है, मतलब ये है एक ही बिरादरी के, बस ये है कि इनको लगाना कहाँ पे है उसका उच्चारण देखकर आपको अंदाजा लगेगा। तो ये कहा गया ना कि जब 2 सवर्ण वर्ण स्वर जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो उनका जो उच्चारण है वो अंत में दीर्घ ही प्राप्त होता है। जैसे अब उदाहरण के तौर पे देखिएगा, इसमें और भी बताया गया है कि अ आ ई उ और री, इनके बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर अगर आ जाते हैं, मतलब इनके ही समान अगर ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटे या बड़े मात्रा वाले स्वर आ जाते हैं, तो दोनों का जो क्रमशः मिलाकर उच्चारण है वो आ ई उ और री के तौर पे हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो री हम लोग लिखते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये छोटी री है, लेकिन वर्णमाला में जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें समय के साथ साथ देवनागरी लिपि के जो विद्वान थे उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। मूल अवस्था में हिंदी जैसी इस्तेमाल होती थी पहले, उसमें बहुत सारे अक्षरों को बदल दिया है उन्होंने, वर्णों को बदल दिया है। जैसे अ पहले ऐसे नहीं लिखा जाता था, उसका लिखने का स्टाइल दूसरा था। झ ऐसे नहीं लिखा जाता था, तो इनके लिखने के तरीके में फ़र्क हुआ है, ठीक। तो वैसे ही री जो है ना, ये पहले जब छोटी री होती थी तब ऐसे लिखते थे, लेकिन अगर री दबाकर दीर्घ उच्चारण हो रहा है जो कि प्रचलन में बहुत कम होता है और बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो उसमें ऐसे लिखा जाता था। पुरानी किताबों को आप देखेंगे तो 2 ठट्टा जैसा उसमें नीचे बना रहता है। तो कुल मिलाकर अब दोनों के लिए, मतलब बड़े के लिए भी और छोटे के लिए भी री का ही उच्चारण करते हैं, मतलब लिखते ऐसे ही, इसका अब कोई अस्तित्व रहा नहीं, पहले था। तो ये बताया गया कि दीर्घ स्वर ही फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सूत्र आपको बता दिए गए हैं, जैसे कि आप सर्वसमीका के फार्मूला a+b का होल स्क्वायर और a³ - b³ का सूत्र हल करते हैं, तो वैसे ही अ और अ अगर मिलेंगे, मतलब अ और अ सीधा नहीं मिलेंगे, वो उच्चारण अ का वहाँ पर आएगा, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो उसका फाइनली जो उच्चारण होगा वो आ होगा। वैसे ही अगर आ और अ मिलते हैं तो भी आ आएगा, अ और आ मिलते हैं तो भी आ आएगा, मतलब हर कंडीशन में जो इनका अंतिम रूप है वो आ होगा, बशर्ते कि एक उसमें से आ होना चाहिए। जैसे अत्र अभाव, अब अत्र, ठीक है, अत्र त्र के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, तो अ को लिखिए, और यहाँ पे अ जो है वो साक्षात दिख रहा है, अभाव में पहला वर्ण क्या है, अ है, तो अ में अ जोड़ा तो ये हो गया आ, तो बन क्या जाएगा, अत्राभाव, अत्राभाव मतलब आ का उच्चारण हो रहा है। वैसे ही कोण अर्क, कोण अ का उच्चारण हुआ और अर्क में अ ही है, तो कोण धन अर्क, अ धन अ बराबर आ, यानी कोणार्क। ऐसे उसी प्रकार से आ और अ को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए विद्याधन अर्थी, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो असल में ये दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि में ये जो सूत्र लगाकर हल होगा विद्या, अब विद्या में लास्ट में आ की मात्रा है ना यहाँ पे, और अर्थी में शुरुआती अक्षर क्या है, अ है, आ और अ का मेल हुआ तो भी आ बनेगा, तो विद्यार्थी हो गया, जिसमें कि फाइनली आ की मात्रा है। वैसे ही लज्जा और अभाव,
लज्जा आ की मात्रा है और अभाव में पहला वर्ण क्या है, अ है, तो लज्जा भाव हो गया। उसी प्रकार से अ और आ का मेल होगा तो भी सेम कंडीशन रहेगी। जैसे शिव धन आलय, शिव अ का उच्चारण हो रहा है ना व के साथ लास्ट में, तो अ का उच्चारण वहाँ पे हुआ और आ यहाँ पे है, तो अ और आ जुड़ा तो आ बन गया यानी शिवालय। उसी प्रकार से भोजन न अ का उच्चारण लास्ट में हो रहा है, तो अ यहाँ पे है और आलय तो भोजनालय हो गया। लास्ट में जो मात्रा लगेगी वो आ की हो जाएगी। यहाँ देखिए वैसे ही और भी कुछ बनाया गया है, जैसे कि आ और आ जोड़ेंगे तो भी आ आएगा, जैसे कि महाधन आशय तो महाशय हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बड़ी ई को जोड़ेंगे बड़ी ई में तो भी बड़ी ई प्राप्त होगी, जैसे कि पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी बड़ी ई का मात्रा यहाँ लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर शुरुआती जो वर्ण है वो भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई में बड़ी ई जुड़ा तो छोटी ई नहीं होगा, यहाँ बड़ी ई हो जाएगा, तो पढ़ेंगे क्या, पृथ्वीश। वैसे ही छोटी ई और छोटी ई अगर जोड़ दीजिएगा तो बड़ी ई हो जाएगी, जैसे गिरिधन इंद्र, गिरी, गिरी में क्या है, छोटी ई की मात्रा लगी है, र पे जो मात्रा है वो कैसी है, छोटी ई की है, और इंद्र में जो पहला वर्ण है वो क्या है, छोटी ई है, तो ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगी, तो बन जाएगा गिरीन्द्र। वैसे ही गिरिधन ईश, अब गिरिधन ईश में र पे छोटी ई की मात्रा है और ईश में बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई जुड़ेगा तो बड़ी ई हो जाएगा, बनेगा गिरीश। महीधन इंद्र, अब मही में ह पे बड़ी ई की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई से स्टार्ट हो रहा है, तो महीधन इंद्र यानी महींद्र अर्थात महेंद्र। तो वो ए वाला जो काम है उसको हम आगे देखेंगे, यहाँ हम दीर्घ संधि के हिसाब से चल रहे हैं तो वो मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से छोटा ऊ का मेल होगा भानुधन उदय, भानुदय हो जाएगा, क्योंकि भानु न पे छोटे ऊ की मात्रा है, अब उदय में शुरुआती जो वर्ण है वो छोटा ऊ है, तो दोनों को जो जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ आएगा, यानी न पे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो पढ़ेंगे क्या, भानुदय। उसी प्रकार से बड़ा ऊ छोटा ऊ जुड़ेगा तो भी स्वयंभूधन उदय, तो स्वयंभूदय। और पितृधन ऋण, तो देखिए अब यहाँ पे री वाला प्रयोग, री और री जुड़ेंगे तो पहले अगर पहले का सिस्टम रहता तो उसमें बड़ी री बनती, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कॉमन एक ही री चलता है, तो री और री जुड़ेंगे तो री ही बनेगा, मतलब पितृ त्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि त पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, नीचे से लगी है ना, तो यहाँ पे री है और यहाँ ऋण में री दिखाई दे रहा है, तो री और री जुड़ेगा तो भी री ही होगा, तो पितृण हो जाएगा। अब इसके बाद गुण संधि को देखिए, तो गुण संधि का नियम क्या है कि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, मतलब छोटी ई या बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ी ऊ या री आते हैं, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर्र हो जाते हैं। अब ये कैसे हो जाते हैं देखते हैं। तो अ और ई मिलकर ए होगा, जैसे अभी हमने देखा था ना महेंद्र या इस तरह के जो ए वाले उच्चारण है तो वो इसमें आ जाते हैं, मतलब गुण संधि में। दीर्घ में वो सब नहीं आएगा, तो अ और ए को अगर मिलाएंगे तो ए प्राप्त होगा, जैसे कि देव अ का उच्चारण और इंद्र में ई का उच्चारण मिला दिया तो देवेंद्र हो गया, यहाँ ए लगेगा। इसी प्रकार से अ में बड़ी ई का मिलाप करेंगे तो ये ए प्राप्त होगा, देवधनीश देवेश अर्थात इंद्र को कहा जाता है। आ और ई को मिलाएंगे तो भी ए हो जाएगा, जैसे कि महाधन इंद्र महेंद्र। और देखिए चंद्रधन उदय चंद्रोदय, समुद्रधन उर्मी समुद्रोर्मी, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, ये सब बन रहा है ना, तो इसमें जो मात्राएं लग रही हैं वो कैसे लग रही हैं, अ और बड़े ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, तो यहाँ पे समुद्र अ का उच्चारण हो रहा है और बड़ा ऊ है ही है, तो अ और ऊ मिलकर ओ बन गया, समुद्रोर्मी, द्र पे ओ की मात्रा। वैसे ही यहाँ आ और ऊ को जोड़ेंगे तो भी ओ प्राप्त होगा, महाधन उत्सव महोत्सव। आ और बड़े ऊ को जोड़ेंगे तो भी ओ प्राप्त होगा, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी। इसके बाद अ और री को जोड़ दीजिए तो अर् प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि देव और ऋषि, तो देव अ इसमें मतलब अ का उच्चारण हो रहा है और ऋषि में री है ही है, तो अर् हो जाएगा यानी देवर्षि देवर्षि। ठीक है, उसी प्रकार से आ और री को जोड़ेंगे तो भी अर् प्राप्त होगा, महर्षि। वृद्धि को देख लेते हैं, वृद्धि संधि कैसे होती है। तो अ या आ के बाद अगर ए या ए आता है तो दोनों के स्थान में ए या ओ आ जाता है, मतलब ये शर्त है। तो इन दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, मतलब अ का उच्चारण करते हैं। परिभाषा से ना समझ में आए तो इसका सूत्र देख लीजिएगा, जैसे अगर अ और ए का आपस में मेल हो रहा है तो इससे बनेगा ए, जैसे कि एक और एक, एक एक क मतलब क के साथ क्या अ का उच्चारण हो रहा है, और ये तो एक जो है इसमें शुरुआती वर्ण ए है ही है, तो अ और ए का मेल हुआ तो एक एक हो गया। इसी प्रकार से अ और ए मतलब अ और ए का अगर मेल करेंगे तो जैसे आप देखें नव अ का उच्चारण हुआ और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में ए है तो अ और ए जुड़ा तो ये नवैश्वर्य हो गया। उसी प्रकार से महाधन ऐश्वर्य में महेश्वर्य हो गया। सदा धन एव, आ और ए जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा, सदा धन एव। सदा आ की मात्रा यहाँ लग रही है और एव में ए जो है पहला वर्ण है, तो आ और ए जुड़ा तो ए बन गया, मतलब सदैव हो गया। वैसे ही अ और ओ को जोड़ेंगे तो अ प्राप्त हो जाएगा, परम अ, और यहाँ पर ओजस्वी का ओ, तो अ और ओ को जोड़ा तो ये अ बन जाएगा, परमोजस्वी परमोजस्वी। इसके बाद
और औ को जोड़ेंगे तब भी औ आएगा, परम धन औषध, परम औषध। और आ और ओ को जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा, महोजस्वी। इसी प्रकार से यहाँ महाऔषध को लिखाया गया है, मतलब ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यण स्वर संधि को देखिएगा, तो यण जो है इसमें ध्यान से देखें तो नियम ये कहता है कि ई मतलब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है तो ई का यू और ऊ मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ का अगर उच्चारण करेंगे तो उसमें व या फिर री का र हो जाता है, र के नीचे से हलंत लग जाता है। जैसे ई और अ का य हो जाएगा, यदि धन अपी है तो उसका यद्यपि हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से। वैसे यहाँ ई और ए है तो इसका ये हो जाएगा, मतलब प्रति और एक, ऐसे तो प्रत्येक हो गया। उसी प्रकार से ई धन आ है तो इसका या हो जाएगा, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक। इसकी तालिका बनी है, इससे सूत्र आप देख सकते हैं। सूत्र में यह बताया गया है कि ई और अ जोड़ेंगे तो यह बनेगा, ई और आ जोड़ेंगे तो या बनेगा, ई और ए अगर मिलते हैं तो इससे ये हो जाएगा, और ई और ऊ मिलते हैं तो यू हो जाएगा। ई और आ मिलेंगे तो या बनेगा, ई और बड़ा ऊ मिलेंगे तो यू बन जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं, देखिए। उसी प्रकार से और भी मेल है, जैसे कि ई और ए जुड़ते हैं तो यह बनेगा, छोटा ऊ और अ का मेल होता है तो वह बनेगा, ऊ और आ मिलते हैं तो वाह बनेगा, मतलब मात्रा जो है वो वाह की लगेगी। बड़ा ऊ और आ को जोड़ेंगे तो भी वाह बनेगा, ऊ और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो वी बनेगा, और ऊ और ई को जोड़ेंगे तो वी बन जाएगा, मतलब वह पे छोटी की मात्रा। ऊ और ए को जोड़ेंगे तो माफ़ कीजिएगा, ऊ और ए को जोड़ेंगे तो वे बनेगा, और बड़े ऊ और ए को जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा। री और अ को जोड़ेंगे तो र हो जाएगा, री और आ को जोड़ेंगे तो रा हो जाएगा, जबकि री और ई को जोड़ेंगे तो री हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। तो ये सब आपने देखा। अभी देखिए सखी धन आगमन, तो सख्यागमन हो जाएगा, मतलब सखी में बड़ी की मात्रा है और आगमन में पहला जो वर्ण है वो आ है, तो जब इसका फाइनली बनेगा तो या हो जाएगा, सख्यागमन। वैसे ही अति धन उत्तम, तो यहाँ पे ई और बड़े ऊ का समायोजन हो रहा है तो यू बनेगा, अति उत्तम। वैसे ही वी धन ऊह, ये आप देख रहे हैं, वी धन ऊह तो व्यूह हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से बड़ी ई का अगर ए के साथ मेल होता है, मतलब बड़ी ई जो वर्ण है उसका अगर ए के साथ मेल होता है तो यह बनेगा, जैसे कि देवी, वह पे बड़ी की मात्रा। और ऐश्वर्य में पहला जो अक्षर है वो ए है, तो ई और ए देवैश्वर्य हो जाएगा, ठीक, यह हो जाएगा देवैश्वर्य। इसके बाद ऊ और अ का मेल हो रहा है तो वह बनेगा, जैसे कि अनु और अव्य यानी अन्वय। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऊ और आ को जोड़ेंगे तो वाह बनेगा। अब इसका क्या हो सकता है, सुआगत हो सकता है, सुधनागत, स्वागत हो जाएगा। वैसे ही ऊ और ई को जोड़ते हैं तो वी बनता है, जैसे कि अनु और वीक्षण, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अनुवीक्षण। उसी प्रकार से वधु आगमन यानी वध्वागमन, मतलब यहाँ होता क्या है, ये ऊ और ए जुड़कर आधा व या फिर वे दोनों के उच्चारण पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अनुधन ऐषण, अन्वेषण हो जाएगा, ये आपका चल रहा है। और वधुधन ऐश्वर्य, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसका क्या हो सकता है, ऊ वधु में बड़े ऊ की मात्रा है और ऐश्वर्य में ए है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा वह बनेगा, तो वध्वैश्वर्य। इसके बाद री और अ को जोड़ेंगे तो र प्राप्त होगा। पितृ, इसमें री का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे अ पहले से ही मौजूद है, तो पितृनुमति, मतलब र का उच्चारण यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मातृधन आनंद, मात्रानंद हो जाएगा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा हो जाएगा, ये सब आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। और री और ई को जोड़ते हैं तो री प्राप्त होता है, मतलब र पे छोटी की मात्रा प्राप्त होती है, तो मातृधन इच्छा, मातृच्छा लिखा कैसे जाएगा, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब इसके बाद पांचवा और अंतिम जो स्वर संधि का प्रकार हमने देखा था वो अयादि था। अयादि को एक बार देख लेते हैं। तो अयादि संधि के कुछ नियम हैं, जैसे कि ए और ए, औ के बाद, मतलब तीन है वर्ण इसमें, ए और ओ, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए जो ये मतलब इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो इसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ये नियम है, ध्यान दीजिएगा। क ख ग इसमें कुछ नहीं है, वो नंबरिंग किया है। तो ए का ए हो जाता है, जहाँ पर ए आता है वहाँ पे ए हो जाता है, जहाँ ए आया है वहाँ आय हो जाएगा, और जहाँ पे ओ आया है वहाँ पे अव हो जाएगा, जबकि अ आया है तो वहाँ पे आव हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये सब जो नियम है वो याद रखने पड़ेंगे। उसमें कोई मतलब ऐसा परमानेंट ट्रिक नहीं है जो कि काम करेगा। कुछ जगहों पे आपने ट्रिक देखी होगी कि संधि को पहचानने की ये ट्रिक है और ये बहुत काम कर रही है, लेकिन हमेशा काम करेगी आवश्यक नहीं है, इसलिए आपको नियम भी पता होने चाहिए। तो इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ए और अ का ए हो गया, इसी प्रकार से उसी का यहाँ दे दिया है, मतलब सरल तरीके से दे दिया है। ए और ई का आई हो गया, ओ और ई का अव हो गया, उसी प्रकार से अ और अ का आव हो गया, अ और ऊ का आव हो गया। इसी प्रकार से ये देख रहे हैं आप, ए और अ का आय हो गया, ओ और अ का अव हो गया, ओ और ई का अवी हो गया, और अ और ई का आवी हो गया। यहाँ तक हमने स्वर संधि को देखा। अभी जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन संधि है उसको देख लेते हैं। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन का मेल अगर हो रहा है और उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर बनती है व्यंजन संधि, सिंपल परिभाषा है।
और परिभाषा नहीं पूछी जाती है आपसे, इससे संबंधित जो उदाहरण हैं वो पहचानने इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। अब कुछ नियम हैं। नियम ये कहता है कि यदि म वर्ण के बाद क से म तक का कोई वर्ण आता है तो म का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ये एक नियम। अभी घबराइएगा नहीं परिभाषा से, हम एग्जाम्पल देखेंगे। यदि म वर्ण के बाद क से म तक का कोई वर्ण आता है तो म का अनुस्वार अथवा उसके बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे कि समकल्प। अब समकल्प का बन जाएगा संकल्प। पहले ऐसे लिखते थे, अभी लिखते हैं ऐसे। उसी प्रकार से समगत, यहाँ पे बन गया संगत। और संपूर्ण, इसका क्या बन गया, मतलब सम और पूर्ण को जोड़ा तो ये संपूर्ण, इस प्रकार से लिखा गया। अब इसमें कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है ये जान लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि तालव्य वर्ण कौन सा है, कौन सा तालु से उच्चारित किया जाता है, कौन सा मूर्धन्य है मतलब मूर्धा से उच्चारित होता है। तो जो कंठ्य है उसमें क ख ग घ अंग, ये वाला जो क्रम है वो दिखाई दे रहा है। तालव्य जो है उसमें तालु से उच्चारण होने वाला च छ ज झ या। और मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अड़ ड ढ इस प्रकार का है। और श ये जो है ये भी आता है, इसको मूर्धन्य श कहा जाता है। और एक तालव्य श होता है बड़ा वाला, ये वाला। इसके बाद देखें दंत्य, तो दंत्य में त थ द ध न है। ओष्ठ्य मतलब ओठ का इस्तेमाल करके जो उच्चारित किए जाते हैं उसमें ए फ ब भ म, ये कुछ है। अब ये बताया गया है पंचमाक्षर के बारे में, यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। यदि क च ट त प, अब ये ट और त के साथ हलंत है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर न या म आता है, ठीक है, न या म आता है तो क च ट त प जो है ये अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। मतलब अपने ही वर्ग में गिनेंगे कि उनके नंबर से 5वें नंबर पे कौन सा वर्ण है, उसमें उनका रूपांतरण हो जाता है। तो इसके लिए आपको इनकी जमात का आता पता होना चाहिए। इस उद्देश्य से ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है वाग्धनमय, तो वाक यहाँ पे देख रहे हैं क लास्ट में है और यहाँ पे है म, जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वांगमय। उसी प्रकार से अपमय, तो ये अममय हो जाएगा। और शतधन मार्ग, षडमार्ग हो जाएगा। मतलब द और म है तो ये अड़ में तब्दील हो गया। उसी प्रकार से जगतधन नाथ, ये जगन्नाथ हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्धन्नति, ये उन्नति हो जाएगा। और सदधन मास, सडमास हो जाएगा। इसके बाद नीचे फिर कंठ्य और तालव्य एक बार फिर से दे दिया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, तो या ये कहा जा सकता है कि य र ल व या कोई स्वर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क च ट त प जो है उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। मतलब जो भी है क च ट त प, तो उनके वर्ण में, माफ़ कीजिएगा, उनके वर्ग में जो उनके नंबर के बाद क्रम से तीसरे नंबर का वर्ण है वो उस स्थान पर लिखा जाएगा। जैसे कि दिग धन गज, दिग मतलब होता है दिशा, गज मतलब हाथी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए गज का मतलब हाथी भी होता है और गज का मतलब एक एकाधिकारी से भी तात्पर्य होता है, मतलब दबंग से। तो दिग्गज, अब यहाँ कैसे बना, ये क है, ठीक, कहा गया कि अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो क के आगे वाला जो तीसरा वर्ण है वो कौन सा है, मतलब क्रम से अगर देखा जाए तो उसी वर्ग में, क वर्ग में जो तीसरा वर्ण है वो ग है, तो इसी आधार पे यहाँ दिग्गज हो गया। वैसे ही सतवाणी, त है, क च ट त प हमने देखा था, इन्हीं के स्थान पे बदलना था, तो त के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ द हो गया, त थ द, ठीक। इसी प्रकार से अच धन अंत, तो अब च यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में लिखा हुआ है अच, ठीक। तो अच, अब च के बाद च छ ज, तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ण है, ज है, तो अजंत हो गया इसीलिए। इसी प्रकार से षट दर्शन है, तो उसमें भी ट ठ ड जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो षट दर्शन। ये भूल नहीं करनी है कि क जो है ये आपका छोड़ दिया तो उसके बाद अब जो ट है या ठ है वो वहाँ से गिनना शुरू कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए क को छोड़ दिया आपने, ख ग और उसके बाद घ को जो है वो तीसरा मान लिया। ऐसे नहीं करना है, आपको ये देखना है कि उस वर्ग में तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ण इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से वाग्धन जाल है, तो वाक जाल का हो जाएगा वाग जाल। यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है वाग जाल, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ क था तो क के आगे तीसरे नंबर का वर्ण देख लिया, वो ग था तो ग बना लिया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अब अपधन ईंधन, तो अब यहाँ प है, प के नीचे से हलंत लगा हुआ है, तो प के आगे वाला प फ ब, तो अभिबंधन हो जाएगा। इसके बाद ततधन रूप, तो त थ द, तीसरे नंबर पे द आएगा तो तद्रूप हो जाएगा। जगत धन आनंद, वैसे ही जगदानंद। दिग्भ्रम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पहचाननी आसान है, थोड़ा सा नियम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ और नियम भी है। नियम ये कहता है कि यदि म के सामने क से म तक का, मतलब म के नीचे ये हलंत लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक के वर्णों को छोड़कर कोई और व्यंजन आता है, कोई भी और व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधनहार, तो अब यहाँ अनुस्वार का इस्तेमाल करेंगे, मतलब स के ऊपर क्या लगा देंगे, एक ठे बिंदी लगा देंगे, तो बन जाएगा संहार। समयोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, म को हटा देंगे,
ठीक है, ये जो म लगा है ना हलंत वाला, इसको निकाल के बाहर कर देंगे और जो स यहाँ शुरुआती है उसके ऊपर लगा देंगे बिंदी। वैसे ही समधनवत, तो यहाँ पे भी म को हटा दिया और स के ऊपर ऐसे अनुस्वार यानी एक ठे बिंदी लगा दिया। और भी नियम है, नियम ये कह रहा है कि त के सामने यदि क च ट ज ट ड द ल न इस प्रकार के जो वर्ण है मतलब व्यंजन है वो इस्तेमाल होते हैं, तो त को उसी व्यंजन में बदल देते हैं। जैसे कि सत धन चित, सत धन चित तो हो गया सच्चित। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, मोटे तौर पे समझिए कि यहाँ जो व्यंजन है और यहाँ जो व्यंजन है दूसरे वाले व्यंजन के स्वरूप में ये घुल मिल जाता है। जैसे कि सत धन चित था तो यहाँ पे ये सच्चित हो गया, मतलब दोनों ही च बन गए। त चूंकि आधा था तो ये आधा च बना। वैसे ही यहाँ पे सत धन जन है तो यहाँ त जो है आधा, वो आधा ज में तब्दील हो गया, सज्जन हो गया। बृहत धन टीका, ठीक है, तो अब ये बृहत टीका हो गया, मतलब ट आधा यहाँ हो गया, जो आधा त था असल में वो आधे ट में तब्दील हो गया क्योंकि यहाँ ट था पहले से ही। जो दूसरा वाला इसका पक्ष है, संधि में दो अलग अलग पक्ष होते हैं ना, प्रथम पद और उत्तर पद, तो जो उत्तर पद का पहला वर्ण होता है उसी रूप में दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। उसी प्रकार से भगवत दर्शन, तो भगवत दर्शन में यहाँ पे त के साथ हलंत है और यहाँ है द, तो अब त को हटा देंगे तो ये क्या बनेगा, भगवत दर्शन, द के साथ हलंत हो जाएगा। वैसे ही तत्लीन है तो ये लीन यहाँ पे ल पहला वर्ण है तो ये आधा त जो है ये आधे ल में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही जगन्नाथ है, तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि त के साथ यदि श हो यानी तालव्य श हो तो त का च और श का छ में रूपांतरण हो जाता है। ठीक वैसे ही ये भी कहा जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देखे बिना समझ में नहीं आएगा तो यहाँ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सतधन शास्त्र, ठीक है, सतधन शास्त्र। तो अब क्या करते हैं, यहाँ श का छ बना देते हैं और त का च बना देते हैं। तो त चूंकि आधा है तो इसकी जगह पे आधा च लिख देंगे, माफ कीजिएगा, त चूंकि आधा है तो इसकी जगह पे आधा च लिख देंगे और श के स्थान पे हम लिख देंगे छ, और बाकी जो है उसको वैसे ही उतार देंगे। तो स हमारा वैसे ही उतर गया और यहाँ पे स्त्र जो है वो वैसे ही उतर गया। तो कुछ इस प्रकार का जो रूपांतरण है वो होगा सच्छास्त्र। ठीक, सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है लेकिन तरीका यही है। इसी प्रकार से त के साथ अगर ह आता है तो क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में त का द और ह का ध बन जाता है। जैसे उद्धार, अब इसका उद्धार हो गया, उद्धरण इसका उद्धरण हो गया। वैसे ही त के साथ अगर हलंत वाला स हो, मतलब स के साथ हलंत दिया हो तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए उसका लोप हो जाता है। जैसे कि उत्धन स्थान तो उत्थान हो जाता है। अब ये भी बताया गया कि यदि पूर्व शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद वाले शब्द का पहला जो व्यंजन है, ध्यान से देखिएगा, पहला व्यंजन स या स हो, मतलब इसे फिर से देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। कहने का तात्पर्य ये है, इसे छोटा कर लीजिए। देखिए, यदि पूर्व शब्द के अंत में, पूर्व शब्द जो है यानी पहला शब्द जो है, दो शब्दों से मिलकर ही तो संधि बनती है, तो पहले शब्द के अंत में यदि अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, मतलब अ और आ नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर अगर आता है, और बाद वाला शब्द जो है मतलब संधि का जो दूसरा वाला पक्ष है उसमें अगर पहला व्यंजन स है और स के नीचे से हलंत है तो स को श बना दिया जाता है। ये जो सामान्य स है ये मूर्धन्य श में तब्दील हो जाता है, उसके नीचे भी हलंत लगा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे निधन सिद्ध। अब नी को आप ध्यान से देखिए, इसमें उच्चारण किसका हो रहा है, छोटी ई का उच्चारण हो रहा है और साथ में यहाँ पे सिद्ध है, छोटा सा आया ना, तो इसको हम जो छोटा सा है इसको तालव्य श, माफ कीजिएगा, इसको मूर्धन्य शम बदल देंगे यानी ये बन जाएगा निषिद्ध। तो यहाँ देखिए ऐसे ही बना। वैसे ही विधन सम है, तो इसको जब आप जोड़िएगा तो वी में क्या है, छोटी की मात्रा है और सम में पहला जो वर्ण है वो क्या है, स है, सामान्य स है। अब दोनों को जोड़ा तो जो सामान्य स था वो मूर्धन्य श में बदल गया तो बन गया विषम। वैसे ही सुषुप्त है। अब सुसुप्त, हम सु अलग और सुप्त अलग, सुप्त में छोटा सा है और जो सु आप लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है जो कि एक स्वर है। अ और आ को छोड़कर जितने भी स्वर हैं सबको इसमें इंक्लूड करेंगे। तो छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है और इसमें जो दूसरा वाला पद है उसमें पहला जो वर्ण है, आप व्यंजन कह लीजिए, वो खुद स है। तो ये जो दूसरा वाला पक्ष है ना, इसमें जो पहला छोटा सा लिखा है उसकी जगह पे मूर्धन्य श लगा देंगे, सुषुप्त हो जाएगा। और ह्रस्व स्वर जो है, मतलब जिसका हल्के से उच्चारण कर लिया जाता है, लघु भी कहा जा सकता है, उसके बाद अगर छ आता है तो छ के पहले आधा च जुड़ जाता है। च के नीचे हलंत का मतलब क्या है कि आधा च जुड़ जाता है। जैसे परिधन छेद। अब ये जो छेद है ये असल में यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, अब इसके साथ आधा च जोड़ देंगे, उसको हटाएंगे नहीं। ये नहीं कि छ को हटा के फिर आधा च लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। परि को तो लिखेंगे ही और छेद को भी लिखेंगे, इसमें आसान काम है, बस आधा च बीच में और घुसा दिया जाएगा। तो ये हमने देखा, ये हमारा व्यंजन संधि था। अभी विसर्ग संधि को देख लेते हैं। तो विसर्ग संधि में ये नियम है कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल उत्पन्न होता है इसमें, और तत्कालीन जो विकार पैदा होता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। परिभाषा ये है। और इसमें नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग का मतलब समझ रहे हैं, दूठे बिंदी जो लगा होता है, अंग अह,
ठीक है। सह गच्छति, तो सह अह की मात्रा जो ये आप देखते हैं यही है विसर्ग, और इन्हीं विसर्गों की वजह से बनने वाली ये जो संधि है इसको कहते हैं विसर्ग संधि। अब यहाँ एग्जाम्पल और नियम देखना आवश्यक है। तो यदि विसर्ग के पहले अ आता है, मतलब विसर्ग जो है उसके पहले अगर अ आता है तो उसके वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आ जाता है। मतलब नियम ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद का जो है तो उसमें वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण जो है वो इस्तेमाल हो जाए, या फिर य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है, और यह उ जो है ये पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ के तौर पे तब्दील हो जाता है। थोड़ा ऐसे समझना मुश्किल है, लेकिन इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आसान हो जाएगा। जैसे मनः धन रथ, ठीक है, मनः धन रथ। अब इसमें क्या है, मनः न जो है ये आप देख रहे हैं और उसके आगे ऐसे लगा हुआ है आपका विसर्ग, और यहाँ पे र, ठीक है। तो ये कहा गया ना कि चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या फिर य र ल व ह आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, उ हो जाता है। तो ये बन जाएगा मनोरथ, ठीक है, मनोरथ, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद उ जो है ये अपने पूर्ववर्ती अ के साथ जब संयोग किया तो बन गया मनोरथ। तो पहले मनहरथ से बना मनोरथ और मनोरथ से मनोरथ, तो शुद्ध रूप इसका क्या है, गुण संधि के नियमानुसार मनोरथ। इसके बाद सरह धन ज, तो ये बन जाएगा सरोज। इसी प्रकार से मनः धन भाव मनोभाव, पयः धन द पयोध हो जाएगा। तो ये उच्चारण से यहाँ आपको समझ में आएगा। कंठ तालव्य इत्यादि आप जानते रहिए, वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे देखी। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए। तो क्रम से देखते हैं, मनः धन हर मनोहर हो जाएगा, वय धन वृद्ध। और वैसे भी इसमें विसर्ग संधि में पहचानना आसान है, दूठी बिंदी रहेगी तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। हाँ ये है कि इसका संधि करने पर शब्द कौन सा बनेगा या संधि विच्छेद करने पर कौन से दो अलग शब्द बनेंगे, ये इसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब सरह धन वर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अह की मात्रा है ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगी। पीछे हमने देखा ना कि जो पीछे का गुण संधि का नियम था वो भी काम कर रहा था, तो ये हो जाएगा सरोवर। वैसे ही यशदा यशोदा हो जाएगा, ठीक। और पुरोहित पुरोहित हो जाएगा, मन योग मनोयोग हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ नियम बताता है कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आता है तो विसर्ग के बाद का जो वर्ण है वो क ख प फ ब अगर रहता है, मान लीजिए रहता है, तो विसर्ग का श हो जाता है। मतलब विसर्ग जो है ना वो मूर्धन्य श में बदल जाता है और उसका भी हम ह्रस्व उच्चारण करते हैं, मतलब उसके नीचे हलंत का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा जैसे निह कपट, निह मतलब यहाँ क्या है, विसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। और कपट, आपने कहा ना कि विसर्ग के तुरंत बाद जो अगला वाला पक्ष है उसमें जो वर्ण है वो क ख प फ में से कुछ भी रहे तो हम जो विसर्ग है उसकी जगह पे श का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मूर्धन्य श इस्तेमाल करते हैं ह्रस्व उच्चारण के साथ। तो यहाँ ने कपट लिखा है, तो ये जो यहाँ अह की मात्रा थी मतलब विसर्ग था उसको हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे ऐसे ये जो श के नीचे ऐसे हलंत है इसको लगाया। तो इसको आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे आधा मूर्धन्य श लिखिए, बात एक ही है। तो आपने आधा लिख दिया, निष्कपट हो गया। वैसे ही निःफल है तो निष्फल हो जाएगा। निष्पाप को आप निःपाप मतलब निःपाप जो है इसको निष्पाप लिख सकते हैं। दुहकर है तो इसको दुष्कर लिख सकते हैं। ये सब तरीका है। और भी इसमें परिभाषाएं हैं, जैसे यदि विसर्ग से पहले अ हो और परे क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग जस का तस रह जाता है। ऐसी स्थिति में विसर्ग को नहीं हटाते हैं। जैसे कि प्रातः काल, वैसे का वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पयः पान, और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग आता है तो उसके बाद अगर र आ जाता है तो ई का ऊ हो जाता है और बड़ी ई का बड़ा ऊ हो जाता है। मतलब छोटी ई है तो छोटा ऊ बनेगा और बड़ी ई है तो बड़ा ऊ हो जाएगा और विसर्ग को गायब कर देते हैं। जैसे निह का रव, नीरव हो गया। और निह का माफ कीजिएगा, निह और रव ये दोनों को जोड़ा तो नीरव हो गया। वैसे ही निह धन रस तो नीरस हो गया। निधन रोग निरोग हो गया। दूधन राज दूराज हो गया। इसके अलावा और भी है, जैसे कि यदि विसर्ग से पहले और अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो य र ल व ह इस प्रकार के जो वर्ण है वो आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। और र भी कैसा, तो ह्रस्व उच्चारण वाला, यानी धीरे जल्दी से उच्चारण कर लेंगे, मतलब हलंत लगेगा। तो निउपाय को निरुपाय कह सकते हैं। वैसे ही निझर जो है इसको निर्झर कह दिया, निजल जो है इसको निर्जल कह दिया, निधन है इसको निर्धन कह दिया। निर्धन का अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो निधन धन ये प्राप्त होगा। और वैसे ही दुहगंध है तो इसका दुर्गंध हो गया। निगुण है तो निर्गुण हो गया। निविकार है तो निर्विकार हो गया। ये तरीका है। तो यहाँ तक हमने संधि के नियमों को देखा था। ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। ऐसे ही हम व्याकरण संबंधी विभिन्न नियमों को और विभिन्न चीज़ों को देखते रहेंगे। इसमें इतना ही।